नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर विशेष रूप से बुलाए गए G20 देशों के सम्मेलन में अफगानिस्तान को आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बनने से रोकने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता और समावेशी प्रशासन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, मानवाधिकारों की मनमानी व्याख्या से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से केंद्रीय संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग केवल उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करे। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.04% पहुंची। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों को 18 अक्टूबर से पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। प्रधानमंत्री कल पहली राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा वृहद योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। सेंसेक्स 149 अंक बढ़कर 60,200 के पार, निफ्टी 18,000 के निकट पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना कल दिल्ली कैपिटल्स से। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा कृष्णात्रे के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान किया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधी कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के बारे में G20 देशों के असाधारण शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इटली की अध्यक्षता में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए G20 देशों का विशेष सम्मेलन बुलाने का स्वागत किया। उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद और कट्टरपंथ का गढ़ बनने से रोकने पर जोर दिया। श्री मोदी ने अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता और समावेशी प्रशासन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में सामाजिक आर्थिक विकास और युवाओं तथा महिलाओं के क्षमता निर्माण में विशेष योगदान दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के वैश्विक संघर्ष में निपटने में बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा व्यापार में उत्पन्न नई बाधाओं को खत्म करने का आह्वान किया है। इटली में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक में श्री पीयूष गोयल ने टीकों को लेकर भेदभाव या कोविड पासपोर्ट जैसी नई व्यापार बाधाओं को सुलझाने का भी आग्रह किया। उनका कहना था कि इससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है तथा महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकारों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करने और देश की छवि को धूमिल करने के विरुद्ध सचेत किया। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने अपने तरीकों से निहित स्वार्थों के लिए मानवाधिकार की व्याख्या करनी शुरू कर दी है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनैतिक चश्मे से देखा जाता है और राजनैतिक नफे नुकसान के तराजू से तौला जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के प्रति संकल्पबद्ध है और सुनिश्चित कर रहा है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि मानवाधिकारों की अवधारणा का गरीबों की गरिमा से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने सभी सुधार और कार्य बगैर किसी भेदभाव के
प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर निर्धारित किए हैं। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अलग अलग वर्गों में विभिन्न स्तरों पर हो रहे अन्याय को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के विरुद्ध कानून की मांग कर रही थीं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्र महिलाओं के लिए अब खुल गए हैं। भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। पैरालंपिक खेलों में एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाए गए हैं और उन्हें नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देश भर में हजारों भवनों को, सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो। लगभग 700 वेबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल तैयार करना हो। दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष सिक्के जारी करना हो। करेंसी नोट भी, उसमें दिव्यांग यानी जो प्रज्ञाचक्षु हमारे भाई बहन हैं, वे उसको स्पर्श करके करेंसी नोट कितनी कीमत की है वो तय कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। बिजली मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ राज्य उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बार बार बिजली आपूर्ति में बाधा डाल रहे हैं। वे ऊंचे दामों पर बिजली दूसरे राज्यों को भी बेच रहे हैं। बिजली उत्पादन संयंत्रों की 15% बिजली गैर आवंटित रहती है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों के उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार आवंटित करती है। मंत्रालय ने कहा है कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे सबसे पहले अपने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति करें। वितरण कंपनियों को आपस में बिजली बेचनी नहीं चाहिए। यदि किसी राज्य के पास जरूरत से अधिक बिजली है तो वो इसकी सूचना भारत सरकार को देंगे ताकि उस बिजली का आवंटन जरूरतमंद राज्यों को किया जा सके। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 4,536 मेगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम मांग के दौरान भी बिजली की कोई कमी सामने नहीं आई, क्योंकि अपेक्षित बिजली आपूर्ति की गई। कोयला मंत्रालय ने आज से 40 नई कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 88 कोयला खदानों की नीलामी की जा रही है। इनमें से 40 नई और 48 पिछली नीलामी से बची खदानें हैं। लगभग 55 अरब टन कोयले की नीलामी की जानी है। मंत्रालय ने कहा है कि 4 कोकिंग कोयला खदानों की नीलामी होनी है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोयला क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल से पहले के समय की तुलना में बिजली की मांग लगभग 20% बढ़ गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। कुल 14,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय 2,15,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.04% हो गई है। कल 26,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। आकाशवाणी से बातचीत में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। अगर हम अपने आप को वैक्सीन से प्रोटेक्ट करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिजिडली फॉलो करके उसके ट्रांसमिशन को रोकें, तो हम नए वेरिएंट्स को डेवलप होने से जरूर रोक सकें। वैक्सीनेशन एक पर्सनल काम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय ड्यूटी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इसको एक राष्ट्रीय ड्यूटी समझ करके करेगा और लगवाएगा और सारे 130 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तभी हमारा देश कलेक्टिवली अपने को सेफ महसूस कराएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने इस महीने की 18 तारीख से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनियां पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। ये फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटर्स और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आतंक फैलाने वाले लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान, शांति बहाली और विकास जारी रखना नहीं चाहते। यही कारण है कि वे कायराना हमलों में निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में आज श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने वर्षों से आतंकवाद का दंश झेला है और अब वे इससे छुटकारा चाहते हैं। समाज में बांटने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें एक भावना ऐसी पैदा करने का, उससे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे एकजुटता, एक परिवार के रूप में, एक देश के रूप में वहां पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है। उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुलरान गांव में कल शाम से चल रही मुठभेड़ में आज सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच शोपियां जिले के फिरीपुरा इलाके में आज एक और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर क्षेत्र से एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर शहर में एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि ये आतंकवादी पाकिस्तान का नागरिक है। पाकिस्तानी नेशनल पिछले 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन, पिस्टल 2 और कार्ट्रिजेज और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। फिलहाल में जो उसको टास्किंग की गई थी वो एक कोई टेरर एक्टिविटीज को कैरी आउट करनी थी, जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर विशेष रूप से बुलाए गए G20 सम्मेलन में अफगानिस्तान को आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बनने से रोकने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता और समावेशी प्रशासन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, मानवाधिकारों की मनमानी व्याख्या से लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने
राज्यों से केंद्रीय संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का इस्तेमाल केवल उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने को कहा। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीकों के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। स्वस्थ होने की दर पहुंची 98.04 के निकट और नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों को 18 अक्टूबर से पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री कल पहली राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बृहद परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति का करेंगे शुभारंभ। सेंसेक्स 149 अंक से बढ़कर 60,200 के हुआ पार और निफ्टी 18,000 के करीब पहुंचा। आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालीफायर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना कल दिल्ली कैपिटल्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। भारत में अनेक मुद्दों की वजह से बुनियादी ढांचे का निर्माण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव रहा है। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के लिए हितधारकों के वास्ते समग्र आयोजना को संस्थागत रूप देते हुए अतीत के मुद्दों का समाधान करना है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानके के लिए ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम से प्रौद्योगिकी उन्नत होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचों को तैयार करने के प्रति नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जीवन को और सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार कार्य को सरल बनाना है। यह भविष्य में आने वाली संपर्क परियोजनाओं, अन्य व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के वातावरण के बारे में लोगों और व्यावसायिक समुदाय को जानकारी प्रदान करेगा। यह निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय के लिए योजना तैयार करने में मददगार साबित होगा, जिससे उनके बीच सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से उत्पादों की लागत में कमी आएगी, साथ ही स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था।
उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे। स्कूल के दिनों में लोहिया ने उन पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध अभियान शुरू किया जिनमें शिवाजी को लुटेरा राजा बताया गया था। बाद में लोहिया ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि लेने के बाद लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में लोहिया ने जिनेवा में राष्ट्र संघ की सभा में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के महाराजा ने किया, जो ब्रिटिश राज के चहेते के रूप में जाने जाते थे। लोहिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और आगंतुकों के लिए निर्धारित गैलरी से इसका विरोध किया। उन्होंने अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। उस पूरी घटना ने लोहिया को रातों रात भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोहिया ने एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस के आयोजन में सहायता की और क्लब के सचिव बन गए। उस संगठन का मुख्य ध्यान भारत के बाहर भारतीय राष्ट्रवाद का संरक्षण और विस्तार पर था। लोहिया ने अपनी पीएचडी थीसिस गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित नमक सत्याग्रह के विषय पर लिखी। लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। जेलरों ने उन्हें मानसिक यातना दी और कड़ी पूछताछ की। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता के साथ लोहिया ने बम्बई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उसे कांग्रेस रेडियो कहा जाता था और ये प्रसारण पूरे 3 महीने तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेजों ने उसका पता नहीं लगा लिया। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की। विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी को सांत्वना देने का प्रयत्न भी किया और स्वतंत्रता के बाद संकट की घड़ी में उसी तरह गांधी जी के साथ रहे जैसे कोई पुत्र अपने पिता के साथ रहता है। डॉक्टर लोहिया लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी। जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कोई संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ गए तो विवेकपूर्ण चिंतन की लंबी परंपरा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने पर देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। ये विजय ज्योति आज छत्तीसगढ़ पहुंच गई और 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ पहुंची विजय मशाल का कल राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में औपचारिक रूप से स्वागत करेंगी और वर्ष 1971 के युद्ध नायकों को सम्मानित भी करेंगी। इस विजय मशाल को छत्तीसगढ़ में 1971 के युद्ध नायकों के घरों में भी ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विजय मशाल की यात्रा के दौरान सेना द्वारा मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति के साथ ही मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर गैर भाजपा राज्यों में ऐसी घटनाओं पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री खरे की नियुक्ति को शुरू में 2 साल के लिए या अगले आदेश तक मंजूरी दे दी है। श्री खरे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 149 अंक बढ़कर 60,284 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46 अंक बढ़कर 17,992 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 75 रुपए 49 पैसे पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $83.82 प्रति बैरल पर पहुंच गई। आईपीएल क्रिकेट में कल शाम 7:30 बजे शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी फाइनल। शारजाह में कल एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से पराजित कर दूसरे क्वालीफाइंग मैच में जगह बना ली। केरल में चक्रवात की वजह से लगातार तेज बारिश हो रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम को छोड़कर अन्य सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। केरल तट पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी गई है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आसमान रहेगा साफ। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रह सकते हैं और बौछारें भी पड़ सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर विशेष रूप से बुलाए गए G20 देशों के सम्मेलन में अफगानिस्तान को आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बनने से रोकने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता और समावेशी प्रशासन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, मानवाधिकारों की मनमानी व्याख्या से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से केंद्रीय संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग केवल उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करे। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है।
स्वस्थ होने की दर 98.04% पहुंची। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों को 18 अक्टूबर से पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। प्रधानमंत्री कल पहली राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा वृहद योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। सेंसेक्स 149 अंक बढ़कर 60,200 के पार, निफ्टी 18,000 के करीब पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।